गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के बुक का पहला चैप्टर ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था। ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था इसका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर होने की वजह इसकी मुख्यतः ये है कि ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था सबसे पुरानी मानी जाती है। जो आपकी बुक की जो भी राज्य व्यवस्थाएँ वो आप इसमें दी हुई हैं 500 और सबसे पुरानी है, तो अपने को इसी में देखने को मिलेगा कि जो आधारभूत चीज़ें होती हैं शासन प्रणाली की, जो आज के समय अपने को देखने को मिल रही हैं, वो शासन प्रणाली की सारी संस्थाएं वो धीरे धीरे कैसे ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था में शामिल हुई थी और वहीं से शुरू हुई थी। लगभग राज्य शासन संस्थाएं इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में अपने को देखने को मिल जाएंगी। ब्रिटेन इंग्लैंड का राज्य व्यवस्था नहीं कहलाती। इंग्लैंड ब्रिटेन में शामिल एक छोटा द्वीप है, जो मुख्यतः ब्रिटेन जो मिलके बना होता है उसमें ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड इनको मिला के बना हुआ होता है। तो इसकी जो शासन व्यवस्था है वो अपन शुरू करेंगे 5वीं सदी से और पहुंचेंगे अभी 20वीं सदी तक। इस समय तक जो इनकी शासन व्यवस्था के मुख्य क्या सीमा चिन्ह रहे हैं वो अपन देखते चलेंगे। मुख्यतः 6 हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है 5वीं सदी से शुरू करके। तो इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए ऐसा नहीं है कि सारे हिस्सों को आप पूरा रट लें या फिर सारे सबको याद होना चाहिए। उसकी बजाय आपको या फिर अपने को ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, आज के समय काम कर रही हैं, वो उस समय पे कब पैदा हुई थी और क्यों उत्पन्न होने का उनकी वजह क्या रही थी, वो अपने को देखते हुए चलना है, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं कि किसी राजवंश का नाम रटना या फिर कौन सा राजा रहा था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 6 हिस्सों में से पहला काल जो कहलाता है वो एंग्लो सैक्सन काल कहलाता है, 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक, जो आपको दिख रहा है इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, राजाओं के क्या कार्यप्रणाली रही, उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब केवल अपनी शासन संस्थाओं से हैं जो उस समय कब शुरू हुई थी। तो उस समय इन्होंने, उस काल के राजाओं ने उस टाइम विटनेजमोट नाम से एक संस्था बनाई थी, और ये संस्था मतलब प्रभावशाली लोगों से मिलकर बनी होती थी, जो बुद्धिमान लोग समझे जाते हैं, जिनको शासन व्यवस्था का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उन लोगों से मिलकर बनी होती थी। उसमें मुख्यतः सामंत, सरदार और बिशप, यानी जो वहाँ के जो अपने पुजारी कह लो उनके चर्च के, तो वो सब शामिल होते थे। तो ये संस्था थी, ये थोड़ा कंट्रोल करने का काम करती थी राजा को। कंट्रोल इन द सेंस ऐसा नहीं कि इनके कहने से राजा काम करता, लेकिन फिर भी इनसे थोड़ी सलाह मशवरा जो भी करता होगा, इसके लिए बनी हुई थी। फिर दूसरा काल आता है नॉर्मन एंजीवन काल। इस काल में क्या इम्पोर्टेंट हुआ था, इस समय पे जो राजा हुए थे उन्होंने विटनेजमोट को ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उन्हीं के समय में 2 अलग संस्थाएं उत्पन्न हो गई थी। वो थी एक महान परिषद जिसको मैग्नम कॉन्सिलियम बोलते हैं, और एक क्यूरिया रेजिस जिसको राज्य परिषद बोलते हैं। मैग्नम कॉन्सिलियम, मैग्नम यानी विशाल, तो ये विशाल थी, इसमें ज़्यादा संख्या में लोग थे। और क्यूरिया रेजिस ये छोटी संस्था होती थी, तो जो छोटी संस्था थी उसमें ज़्यादा प्रभावशाली लोग रहते थे, इस वजह से क्यूरिया रेजिस ज़्यादा प्रभावशाली थी। और मैग्नम कॉन्सिलियम जिसमें नॉर्मली ज़्यादा संख्या में लोग या फिर थोड़े जिनका पद या फिर जिनका प्रभाव कम था, वो सब शामिल होते थे। ये दोनों राजा को सलाह और थोड़ा बहुत कंट्रोल अपन कह सकते हैं, उस समय तक तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का काम शुरू करने की कोशिश की थी। ये उस टाइम उत्पन्न हो गई थी। क्यूरिया रेजिस जो छोटी संस्था थी, उसी से आगे चल के अपने को प्रीवी काउंसिल देखने को मिलेगी। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी यानी राजा से जुड़ी हुई, काउंसिल यानी परिषद, और उसी प्रीवी काउंसिल से और ज़्यादा छोटे रूप में जाएंगे तो अपन आगे चल के इसी से कैबिनेट बनेगी, जो अपने आज के समय में अपन देख रहे हैं कैबिनेट। इस वजह से अपने को ये दोनों वर्ड याद करने ज़रूरी है, मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस। इसके बाद में तीसरा काल आता है प्लेनगेटनेट और लंकास्ट्रियन काल। इस काल में क्या हुआ था, इस राजवंश के जो भी काल था, इसके अंदर प्रीवी काउंसिल और एक्सचेकर 2 संस्थाएं बन गई थी। किससे? क्यूरिया रेजिस से टूटकर, मतलब 2 अलग अलग काम करने शुरू कर दिए थे, प्रीवी काउंसिल का और एक्सचेकर का। तो ये दोनों का काम क्या था, एक तरफ
राजा को सलाह देने के लिए, प्रशासन का काम करने के लिए प्रिवी काउंसिल थी, और दूसरी तरफ एक्सचेकर का काम था जुडिशरी या न्याय से संबंधित कार्य करने के लिए, ताकि दोनों अलग अलग काम करने वाले लोग अलग अलग हों। जो अपने को इस समय देखने को मिल रहा है अपने इस टाइम पे, न्यायपालिका अलग होती है कार्यपालिका से, तो अपन प्रिवी काउंसिल को समझ के चलेंगे। कार्यपालिका थी उस टाइम की और एक्सचेकर थी वहाँ की न्यायपालिका। इसी समय में राजाओं को थोड़ा कर इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी। कर इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती थी कि उस टाइम समय राजा युद्ध करते रहते थे, और युद्ध करने के लिए जो भी सैनिक रखने होते थे उन पे जो भी खर्चा होता था वो सब लोगों से टैक्स लेके ही वसूला जा सकता था। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा युद्ध करते थे तो टैक्स देने से थोड़ी आनाकानी करते थे। उसके लिए उन्होंने एक राजा के सामने यूँ प्रस्ताव रखा था कि हमें आप अपनी वार्ता में, अपनी चर्चा में शामिल करोगे तभी हम आपको टैक्स देंगे, यानी हमसे पूछ के अगर टैक्स का निर्धारण करेंगे तभी हम आपको टैक्स देंगे। तो इसी वजह से एक सिद्धांत चालू हुआ था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यानी हमें आम जनता को शामिल नहीं करेंगे तब तक आम जनता टैक्स नहीं देगी। उस समय मैग्ना कार्टा या वृहत अधिकार पत्र, मैग्ना यानी विशाल, तो ये इम्पोर्टेंट है अपने इस राजनीति विज्ञान की शुरुआती जो भी अपने सिद्धांत है प्रशासन के, उसमें ये इम्पोर्टेंट है मैग्ना कार्टा। तो बहुत छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या था, कब हुआ था, या फिर थोड़ा मीडियम साइज़ का पूछा जा सकता है। तो मैग्ना कार्टा हुआ था 15 जून 1215 को। क्या हुआ था इसमें, ये था कि राजाओं ने उस समय जब निरंकुश हो गए थे दोबारा से, तो उन्होंने जो नॉर्मली अधिकार जो दिए होते थे, राजा खुद के पास सारे अधिकार रखते थे, उसके बाद में अगर थोड़े बहुत अधिकार देते थे तो चर्च के बिशप को देते थे या फिर सामंतों को देते थे, जो अपने जागीरदार कहलाते थे ना यहाँ पे। इसके अलावा जो साधारण जनता थी उसको कोई अधिकार नहीं मिले होते थे। तो उस समय के राजाओं ने सामंतों के भी अधिकार छीन लिए थे। तो इन्हीं सामंतों ने विद्रोह करके या फिर विरोध करके अपना एक अधिकार पत्र उन राजाओं से साइन करवाया था। उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा या वृहत अधिकार पत्र, जो 15 जून 1215 को रनीमेड नामक स्थान पे साइन किया गया था। तो मुख्यतः ये अधिकार पत्र किसके लिए था, सामंतों के लिए। लेकिन फिर ये जो सामंतों को जो अधिकार मिले थे, ये आगे चल के धीरे धीरे ये अधिकार आम जनता को भी मिल गए। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम जनता को जितने अधिक अधिकार मिलेंगे उतना ही लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित होने की तरफ अपना आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इतिहास में इम्पोर्टेंट है। तो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था और क्या उसमें क्या बात थी। फिर उसी समय पार्लियामेंट का उदय, पार्लियामेंट आज के समय काम कर रही है, अपने को देखना है कि पार्लियामेंट कब उदय हुई थी, क्यों हुई थी। तो पार्लियामेंट इसी के लगभग 80 साल बाद में, 1215 के 80 साल बाद में, 1295 में, याद रखना 1295 में पार्लियामेंट का उदय हुआ था। पार्लियामेंट मतलब जिसमें जनता के सारे प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आज के समय पार्लियामेंट की परिभाषा है। तो उस समय पे सारी जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। सारे आम जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे जो अमीर वर्ग के थे या फिर जो थोड़े बहुत शिक्षित थे वो लोग इसमें शामिल हो गए थे, सामंतों और बिशप जागीर इनके अलावा। बुलाने का मुख्य मकसद वही था, टैक्स से जो जनता पे लगाए जाने थे उनका समर्थन लेने के लिए। तो पार्लियामेंट का उदय 1295 माना जाता है। फिर आगे आता है चौथा काल, ट्यूडर काल। ट्यूडर काल में कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई। कठोर राजतंत्र मतलब ऐसा राजतंत्र जो ज़्यादा निरंकुश हो, जनता को कोई अधिकार ना दे, वो कठोर राजतंत्र कहलाता है। तो इस समय के राजा थे वो ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने जनता को कोई अधिकार वगैरह कुछ दिए नहीं, न ही कोई लोकतांत्रिक संस्थाओं का कोई ज़्यादा उदय होने दिया। तो इसलिए अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता ये काल। उसके बाद में पाँचवा काल आता है स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल में वापस संघर्ष होता है निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के पक्षों में। सीमित राजतंत्र मतलब ऐसा राजतंत्र जिसमें जो सीमित हो, जिस पे सीमा लगाई गई हो जनता के द्वारा, उस पर कंट्रोल किया गया हो। तो जनता के द्वारा कंट्रोल करना और इधर राजा द्वारा निरंकुशता दिखाने के बीच में संघर्ष चला था स्टुअर्ट काल में। तो इस काल में जो इम्पोर्टेंट अपने लिए था वो अपन पढ़ेंगे। तो 1628 में अधिकार याचना पत्र, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अधिकार याचना पत्र कब पारित हुआ था। तो वो है 1628। मैग्ना कार्टा के बाद में कब हुआ दूसरा अधिकार याचना पत्र, 1628 में। इसमें राजा की शक्तियों पर कुछ नियंत्रण लगे थे, कुछ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो अधिकार याचना पत्र था, ये भी इसका भी सम्राट ने फिर मानने से मना कर दिया। जब ये मानने से मना कर दिया तो
जनता ने विद्रोह कर दिया था राजा का, तो राजा और उसकी सेना या फिर जो भी उसके सामंत या प्रभावशाली जो भी सब उसके साथ थे वो एक तरफ थे, दूसरी तरफ जो आम जनता या जो भी उसके विरोधी सामने थे। तो एक गृह युद्ध चला, यानी ब्रिटेन के अंदर ही गृह युद्ध चल रहा था। ये गृह युद्ध चला था 1642 से 1645 के बीच में। तो ये 3-4 साल गृह युद्ध चला, फिर उसके बाद में मृत्युदंड दे दिया गया था चार्ल्स को। और जब चार्ल्स को मृत्युदंड दे दिया गया, नहीं उस समय के राजा कोई नहीं रहे, उस समय पहली बार विश्व में कह लो या ब्रिटेन में कह लो, गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र यानी शासन की वैसी व्यवस्था जिसमें जो भी शासन का प्रमुख है वो उसका पुत्र नहीं बनाया जाएगा, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ कोई प्रतिनिधि उस शासन का प्रमुख बनेगा। तो गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इस गणतंत्र से समझ में आ रहा है कि राजा का पुत्र फिर राजा शासक नहीं बना था, उस समय बना था क्रोमवेल नाम से, जो संसद जो पार्लियामेंट शुरू हो गई थी उसमें क्रोमवेल थे, उनको पहली बार अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। पर 1649 में शुरू हुआ था, लेकिन क्रोमवेल की फिर मृत्यु हो गई 1658 में। तो लगभग 10 साल ये चल पाया, और 10 साल के बाद में वापस जो जनता इस 10 सालों के शासन व्यवस्था के अनुरूप ढल नहीं पाई थी, वापस उन्होंने उन्हीं चार्ल्स के पुत्र को, चार्ल्स द्वितीय को वापस राजा बना दिया। और जब राजा वापस बना दिया गया तो आनुवंशिक रूप से वापस राजा का पुत्र राजा बन गया, तो राजशाही राजतंत्र वापस स्थापित हो गया गणतंत्र के बजाय। तो पुनः राजतंत्र की स्थापना होती है, चार्ल्स द्वितीय बैठते हैं। चार्ल्स द्वितीय के समय में एक इम्पोर्टेंट जो विकास होता है अपनी संस्थाओं का, वो है कबाल था कि प्रीवी काउंसिल बड़ी संस्था हो गई थी। प्रीवी काउंसिल में लोग जुड़ने लगे थे, ज़्यादा प्रभावशाली लोग होने लगे, तो प्रीवी काउंसिल में अपनी जगह पाने लग गए। तो प्रीवी काउंसिल भी काफ़ी बड़ी हो गई, जो क्यूरिया रेजिस से बनी थी जो। तो राजा ने फिर 4-5 लोगों से ही अपने परामर्श करना शुरू कर दिया, जो उसके खास, जो अपने मनपसंद जो लोग वो समझता था। उनके नाम के पहले जो इनिशियल लेटर्स हैं वो CABAL थे। तो ये 5 लोग थे। तो इन 5 लोगों के पहले इनिशियल की वजह से इनका संस्था का नाम पड़ गया कबाल। तो यही कबाल से आगे चल के अपने नाम बदल के बन जाता है कैबिनेट। तो इस वजह से कबाल अपन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैबिनेट के विकास में ये एक सीमा चिन्ह आता है जो चार्ल्स द्वितीय के समय पे स्थापित हुआ था। अब इसके बाद में आती है गौरवपूर्ण क्रांति। लगभग 40 साल बाद में दोबारा क्रांति होती है। क्रांति मीन्स कोई भी शासन व्यवस्था होती है इसका विद्रोह कर दिया जाता है जनता के द्वारा या फिर उसके विरोधियों द्वारा, तो उसे क्रांति बोलते हैं। गौरवपूर्ण क्यों है? गौरवपूर्ण मतलब कोई भी क्रांति जिसमें रक्तपात होता है तो वो बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जाती। तो गौरवपूर्ण इसको क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ था। आसानी से जो राजतंत्र या जो भी शासन व्यवस्था थी उसको लोगों ने बदल दिया था। तो आसानी से क्यों बदल दिया था? चार्ल्स द्वितीय का भाई जेम्स द्वितीय उस समय राजा बना था, और उसको हटाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और जब वो बड़ी सेना लेके पहुंचा, इधर से जनता का सपोर्ट राजा को दिख नहीं रहा था, तो राजा जेम्स द्वितीय भाग के फ्रांस चला गया था और पीछे से आसानी से परिवर्तन हो गया था। तो विलियम तृतीय को फिर राजा बना दिया गया। विलियम तृतीय और उसकी वाइफ मैरी थी, तो मैरी, उन दोनों को सम्मिलित रूप से शासक बनाया गया था, दोनों को। उसमें शासन, जब शासक बनाया, जनता ने खुद बुला के किसी को शासक बनाया, तो ऑब्वियसली ये था कि जनता अपने अधिकार या कुछ मांगे रखने वाली थी। तो वो मांगे, जो अधिकार उन्होंने विलियम तृतीय और मैरी से साइन करवाए थे, उसको बोलते हैं अधिकार पत्र, जो 1689 में साइन किया गया था। 1628 में जो अपन ने पढ़े थे वो अधिकार याचना पत्र था, यानी तब केवल याचना की गई थी, वो भी राजा ने उस टाइम मानी, फिर नहीं मानी। अब अधिकार पत्र पे साइन करा लिए गए, यानी ये आगे ये अधिकार जनता के बने रहे। तो ये अधिकार पत्र में कौन कौन से अधिकार थे? 5 मुख्यतः थे। ऑब्वियसली थी उस टाइम में जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी टैक्स देने से, तो उन्होंने कहा था कि टैक्स लगाने से पहले राजा हमसे ज़रूर स्वीकृति लेगा, उसके बिना नहीं लगा सकता। दूसरा ये था कि ये टैक्स पे डिस्कस करने के लिए एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो वो साल में एक बार कम से कम उसकी बैठक बुलाएंगे, तभी ये सार्थकता होती है, तो वो बुलानी ज़रूरी है। तीसरा ये था कि उस
पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण देने की स्वतंत्रता होगी। ऐसा नहीं कि बैठक बुला ली और लोग बैठे हैं चुपचाप और केवल राजा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनको भाषण की स्वतंत्रता होगी। फिर चौथा था कि राजा संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई सेना नहीं रख सकता, क्योंकि सेना बढ़ाने का या सेना रखने का मतलब ही था कि जनता से उसके वेतन या फिर और जो भी भत्ते देने के लिए टैक्स वसूलना, तो वो भी अपनी इच्छा से नहीं रख सकता। फिर पांचवा था कि कोई नया न्यायालय खुद से नहीं बनाएगा, कुछ अपने लोगों को शामिल करते हुए कुछ नया न्यायालय बना ले जिससे जनता को परेशानी हो सकती हो। तो ये चीज़ें सब जनता के प्रतिनिधियों से पूछ के बनाई जानी थी। तो ये 5 अधिकार जनता ने मांग लिए थे। इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है अधिकार पत्र 1689 में। इसके बाद में छठे नंबर पे जो काल था उसको हैनोवर काल बोलते हैं। इसमें संसदीय जनतंत्र का विकास। संसदीय जनतंत्र मतलब संसद जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो जनता के प्रतिनिधियों से मिलके एक संसद बनी होगी। और जनतंत्र मतलब शासन की सारी शक्ति अब राजतंत्र से हटके जनता के हाथों में आ जाती है, तब उसको बोलते हैं जनतंत्र। तो संसदीय जनतंत्र का विकास होता है यहाँ से हैनोवर काल से 1714 से शुरू होता है और अपन जो इस समय देख रहे हैं वहाँ तक ये पहुँचता है। तो शुरुआत कैसी होती है? राजा की वास्तविक शक्तियों का पतन होता है। 1689 के जो अधिकार पत्र से इन्होंने लगभग शक्तियाँ तो जनता ने अपने हाथ में ले ली थी, यानी जनता राजा जो भी कुछ करेगा वो संसद से पूछ के करेगा, उसके परामर्श से करेगा, जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से। तो कुल मिला के जनता राजा की शक्तियाँ जो उस पर नियंत्रण स्थापित हुआ था। फिर दूसरा मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास। मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास कैसे? मंत्रिमंडल यानी राजा के जो भी नीचे काम करने वाले जो उसकी प्रिवी काउंसिल थी, उसके जो भी उसमें शामिल होते थे प्रतिनिधि, उनको मंत्री बोला जाता था। वो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें मंत्रिमंडल खुद डिसीजन लेता है और फिर जो राजा होता है, फिर जो शासक होता है, वो उस मंत्रिमंडल के लिए हुए डिसीजन को अनुमोदित करता है, यानी केवल कुल मिला केवल साइन करता है। तो मंत्रिमंडल शक्तिशाली हो जाता है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास कैसे हुआ? इस समय में हैनोवर काल में हैनोवर दूसरी जो जगह के जो शासक थे, उस समय इंग्लैंड के शासक नहीं थे, हैनोवर से आए हुए, जर्मनी की साइड से हैनोवर है, तो उधर से आए हुए राजा शासन कर रहे थे। तो वो जर्मन लैंग्वेज से परिचित थे, न कि लैटिन भाषा जानते थे, न कि अंग्रेजी। तो जब अंग्रेजी नहीं जानते थे तो इनको समझ में नहीं आता था प्रीवी काउंसिल या पार्लियामेंट की बैठक में जाने का कोई मकसद नहीं रह जाता था जब वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाना बंद कर दिया और इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट की बैठक जो भी करेंगे वो रॉबर्ट वॉलपोल हैं, वो उनकी जो प्रीवी काउंसिल है उसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और ये रॉबर्ट वॉलपोल उनसे जो भी डिस्कस करके जो भी डिसीजन होगा वो राजा को जाके उनको वहाँ पे बताएंगे। तो रॉबर्ट वॉलपोल अपने कैबिनेट के जो भी मंत्री थे उनकी मीटिंग लेता था, उनसे परामर्श करता था, अपना डिसीजन लेके और फिर राजा के पास साइन कराता था। तो ये व्यवस्था कहलाती है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो एक तरीके से विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री वॉलपोल बने थे, जो ब्रिटेन के भी थे और अपने विश्व के जो भी और देशों के अपन देखते हैं उनमें भी ये पहले ही माने जाते हैं। फिर तीसरा आता है लोक सदन का लोकतंत्रीकरण। लोक सदन यानी ऐसा सदन पार्लियामेंट का जो जिसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, वो लोक सदन कहलाता है। जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है वैसे लोक सदन कहलाता है। तो उसका लोकतंत्रीकरण यानी अधिकतम लोगों को उसमें शामिल करना, लोगों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल करना। तो लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का तरीका यही है कि लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें, और खुद चुनने के लिए ज़रूरी है कि उनको एक मताधिकार दिया जाए। तो ये मताधिकार शुरू में जो केवल प्रभावशाली लोगों को या फिर अमीर वर्ग के लोगों को ही मिलता था, इसमें धीमे धीमे सुधार होते हैं और 1832 से सुधार होते होते 1928 तक आते ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार मिल जाता है। सार्वजनिक यानी सबको, यूनिवर्सल जो भी, वयस्क यानी एक उम्र की एक सीमा को प्राप्त कर चुका है वो, और मताधिकार यानी मत देने का अधिकार, यानी सब एक उम्र को प्राप्त कर चुके सभी व्यक्तियों को मिलने वाला अधिकार सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होता है। ये स्त्री और पुरुषों का विभेद नहीं करता है। तो 1928 तक आते आते स्त्री और पुरुषों सबको जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते थे उनको ये अधिकार मिल चुका था। फिर चौथा आता है लोक सदन की तुलना में
सभा की शक्तियों का पतन। लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा जो थी वो उच्च सदन कहलाती थी और लोक सदन निम्न सदन कहलाता है। लॉर्ड सभा यानी उस समय के प्रभावशाली जो अमीर वर्ग, सामंत, बिशप वगैरह इनसे मिलकर बनी होती थी, और लोक सदन जो निचले आम जनता के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती थी। ये जो बैठक की व्यवस्था थी, जो भी जहाँ पे मीटिंग होती थी उसमें ऊपर के फ्लोर पे लॉर्ड सभा के लोग बैठते थे और नीचे बैठते थे आम जनता के प्रतिनिधि। इस वजह से इसको उच्च सदन और निम्न सदन भी कहा गया है। शुरुआत में ये था कि उच्च सदन ज़्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि राजा से ज़्यादा जुड़े हुए भी थे और वैसे भी अमीर वर्ग थे और अधिकार ज़्यादा अपने प्राप्त कर चुके थे। तो पर साधारण जनता से इनके जो भी अधिकार थे, जो भी इनके हित थे, वो अपोजिट होते थे। तो इस वजह से आम जनता के लोकतंत्रीकरण में ये बाधक थे। तो इनके शक्तियों को कमज़ोर करके ही लोक सदन ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है। तो ये कैसे संभव हो पाया? तो इसकी शुरुआत में 1832 में हुई थी, जब एक सुधार कानून था जो लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध ही पारित हो गया था। फिर भी उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। तो फिर इसके आगे चल के 1911 और 1949 के 2 संसदीय अधिनियम पारित हुए और उनके द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियाँ एकदम कंट्रोल कर दी गई, और उसके बाद से लोक सदन ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सका है। तो इस तरीके से ये 1400 वर्षों का संवैधानिक विकास है, जिसमें अपने देखा 6 कालों में बटा हुआ ब्रिटेन का शासन है, और इन 6 कालों में कैसे कैसे विकास होके अपने पार्लियामेंट का उदय कैसे हुआ, मैग्ना कार्टा कैसे मिला, अधिकार पत्र कैसे साइन हुए, ये सब जो प्रीवी काउंसिल, कैबिनेट, कबाल, ये कैसे विकसित होते थे अपनी यहाँ तक पहुँचे, वो सारी उसका इतिहास इसमें शामिल है। इसमें आगे टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की जो भी संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी।